Good morning, my dear students. How are you? I hope all of you are fine. My dear students, today we will continue our chapter 11th, that is mailing and mining the web. Previous class में हमने स्टडी करी थी how we manage the address book by create a contact, to edit a contact or delete a contact. Then हमने स्टडी करी थी एडिंग सिग्नेचर, किस तरीके से हम सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं। सिग्नेचर में हमारा नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, कोई स्पेसिफिक कोई लाइन, टेक्स्ट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। देन हमने पढ़ा था स्पैम कंट्रोल। व्हाट इज स्पैम? स्पैम जो होते हैं वो बल्क में जो हमारे पास ईमेल आते हैं वो भी स्पैम होते हैं, और इसलिए इसको हम बल्क ईमेल भी कहते हैं और जंक ईमेल भी कहते हैं। उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? उसको स्पैम में हम उसको डाल देंगे तो जो सारे मैसेज वो स्पैम बॉक्स में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, ईमेल एटिक्यूट्स। ईमेल एटिक्यूट्स में हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा? फर्स्ट है नेवर यूज़ कैपिटल लेटर्स वाइल टाइपिंग ईमेल मैसेजेस। मतलब जब भी हम किसी मैसेज को, ईमेल मैसेज को टाइप कर रहे हैं तो क्या करते हैं, हमें कैपिटल लेटर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज ये ऐसा लगता है जैसे कि हम इम्पोलाइट पर्सन है। ठीक है, या फिर हम शाउटिंग कर रहे हैं, यानी जो हम लिख रहे हैं जब वो जिसको हमने सेंड किया है, जब वो उसको रीड करेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि हम इम्पोलाइट हैं या फिर हम उसके ऊपर शाउटिंग कर रहे हैं। सेकेंड है डोंट सेंड लार्ज अटैचमेंट्स वाया ईमेल। मतलब आप सेंड करते हो तो ईमेल के थ्रू लार्ज अटैचमेंट्स सेंड मत करो। इट कैन बी ब्लॉक द रेसिपिएंट्स ईमेल उसके ईमेल को ब्लॉक कर सकता है। माइट बी नॉट डाउनलोड, मे बी कि उसका जो ये अटैचमेंट है वो डाउनलोड नहीं हो पाए। अटैचमेंट डाउनलोड क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो अटैचमेंट है वो लार्ज है और उसकी जो है इंटरनेट की स्पीड है वो मे बी स्लो हो। तो लार्ज अटैचमेंट है और स्पीड जो है नेट की वो स्लो है, इस वजह से उसको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें लार्ज अटैचमेंट सेंड नहीं करने हैं ईमेल के थ्रू। थर्ड है डोंट सेंड एनी ईमेल विद ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग एरर्स। मतलब हम जब भी कोई ईमेल सेंड कर रहे हैं तो उसे 1 या 2 बार हमें चेक कर लेना चाहिए कि उसमें कोई ग्रामेटिकल या फिर कोई स्पेलिंग एरर नहीं हो रही हो, क्योंकि इससे क्या होता है, एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। जैसे आपको थर्ड में मैंने डोंट के स्पेलिंग में मिस्टेक किया हुआ है, ये मिस्टेक इसीलिए है ताकि आपका याद रहे कि हमें जब भी हम किसी को मेल सेंड कर रहे हैं तो उस समय ग्रामेटिकल या फिर स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए। फोर्थ है सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज द ईमेल इटसेल्फ। मतलब जैसे कि ईमेल इंपॉर्टेंट होता है, सेम ऐसे ही उसका सब्जेक्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज मोस्टली आर सब्जेक्ट डिटरमाइंस वेदर और नॉट द रेसिपिएंट विल रीड आर ईमेल। यानी हमारा मोस्टली टाइम हमारा जो सब्जेक्ट है वो डिटरमाइन करता है कि जो रेसिपिएंट है वो हमारे ईमेल को पढ़ेगा, रीड करेगा या फिर नहीं करेगा। जैसे बिजनेस होते हैं उसमें बहुत सारे ईमेल आते हैं, तो अब इतने सारे ईमेल्स को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो वो क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट उनको इंपॉर्टेंट लगता है, जो सब्जेक्ट है उनको वो पावरफुल लगता है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, उसी सब्जेक्ट वाले ईमेल को वो रीड करते हैं। अदरवाइज जो रिमेनिंग होते हैं उनको क्या होते हैं, वो छोड़ देते हैं, वो रीड नहीं करते हैं। इसलिए जो हमारा सब्जेक्ट है ईमेल का वो ऐसा होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, टॉपिक टू टॉपिक होना चाहिए, और हमारे एंटायर जो ईमेल है उसको शॉर्ट में वो बता दे कि किस चीज़ से रिलेटेड जो हमारा ये ईमेल हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट है माइनिंग द वेब। व्हेन वी सर्च एनीथिंग ऑन द इंटरनेट मैनी रिलीवेंट और इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन आर शोन ऑन द नेट। यानी जब भी हम इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं तो रिलीवेंट और इररिलेवेंट दोनों ही तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो हमें नेट पे शो होती है। रिलेवेंट जो होती है वो तो बहुत कम शो होती है और इररिलेवेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, टू सर्च फॉर सम इंफॉर्मेशन वी नीड टू एंटर द सर्च टर्म इन द सर्च बॉक्स ऑफ द वेब ब्राउज़र। यानी जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन को सर्च करना होता है तो हमें वेब ब्राउज़र के सर्च बॉक्स में जिस भी चीज़ को हम सर्च करना चाहते हैं, यानी वो सर्च टर्म को क्या करना था, लिखना होता है। यानी जिस जगह हम लिखते हैं वो होता है सर्च बॉक्स, और जिस चीज़ को हम एंटर करते हैं वो होता है हमारी सर्च टर्म। अंडरस्टैंडिंग द सर्च टर्म, मतलब हमें सर्च टर्म को समझना होगा कि सर्च टर्म क्या है, हमें किस तरीके से लिखनी होती है। इस सर्च टर्म कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ आर सर्च टर्म। मतलब सर्च टर्म में जो हम लिखते हैं वो जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमारे सर्च करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि क्या हम सर्च करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे कीवर्ड्स क्या हैं, कीवर्ड्स को हम किस ऑर्डर में लिख रहे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं। तो उसी से हमें जो क्या होता है कि इररिलेवेंट तो कम और रिलीवेंट जो मैटर है वो ज़्यादा हमें नेट पे शो हो।
एग्जाम्पल हमने लिखा प्राइस एप्पल लैपटॉप, यानी हमें एप्पल के लैपटॉप का प्राइस पता करना है। तो एप्पल के लैपटॉप के अलावा वॉच भी आती है, फ़ोन भी आता है, और भी बहुत सारे आइटम्स आते हैं। तो जितने भी आइटम्स आते हैं उन सब की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी कि भाई ये एप्पल का ये वॉच, एप्पल के फ़ोन, एप्पल का ये, एप्पल का वो, ठीक है। तो उन सब का आ जाएगा। साथ में लैपटॉप, लैपटॉप सिर्फ एप्पल का ही नहीं आता, वो डेल का भी आता है, एसर का भी आता है, तोशिबा का भी आता है। तो बाकी जो रिमेनिंग कंपनीज़ हैं उनके लैपटॉप के बारे में भी आ जाएगा, उनके प्राइस भी आ जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए था, एप्पल के लैपटॉप का प्राइस चाहिए था। तो उसके साथ साथ, यानी वो तो रिलीवेंट हो गया, उसके साथ साथ जो इररिलेवेंट चीज़ यानी एप्पल के दूसरे आइटम्स और दूसरी कंपनी के लैपटॉप के प्राइस वगैरह, तो ये सब चीज़ भी आ जाएंगे। तो हमें सर्च टर्म में ऐसे कीवर्ड्स का यूज़ करना है कि जिससे, इस तरीके से कीवर्ड्स को और इस ऑर्डर में कीवर्ड्स को यूज़ करना है कि जिससे हमें मोस्टली रिलीवेंट जो इन्फॉर्मेशन है वही मिले, इररिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो कम से कम मिले, ठीक है। तो उसके लिए हम किस तरीके से प्राइस एप्पल लैपटॉप को लिखेंगे कि जिससे हमें एप्पल के लैपटॉप का प्राइस ही शो हो। यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस एप्पल लैपटॉप, यानी ये है हमारी सर्च टर्म, वो टर्म जिसे हम सर्च करना चाहते हैं, प्राइस एप्पल लैपटॉप। और जिस एरिया पे यानी जिस जगह पे प्राइस एप्पल लैपटॉप लिखा हुआ है वो है हमारी सर्च बॉक्स, यानी वो बॉक्स जहाँ पे हम अपनी सर्च टर्म को लिख के उसे सर्च करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जैक्ट फ्रेज मैच। व्हेन वी एंटर अ सर्च टर्म दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड लाइक मैथ, पजल, ये 2 वर्ड्स हो गए, मैथ एंड पजल। We can get results for math only, for puzzle only, or for both, but in any order. But if we want in exact same order, जैसे हम लिखा है सेम इसी ऑर्डर में हमें रिजल्ट चाहिए, then we have to write math puzzle at the search term. मैथ पजल को हमें कैसे लिखना होगा, कोमाज में, मीन्स कि हमें एग्जैक्ट यही वर्ड चाहिए और सेम इसी ऑर्डर में चाहिए। कोमाज में सर्च टर्म एंटर करने से हमें सेम उसी ऑर्डर में रिज़ल्ट मिलेगा जिस ऑर्डर में हमने सर्च टर्म एंटर करी है, और हमें मोस्टली जो है वो रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन बहुत कम मिलेगी, जिससे हमारा टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। नेक्स्ट है यूजिंग प्लस एंड माइनस साइन। यहाँ पे साइन का यूज़ कर रहे हैं। प्लस साइन का मतलब हमें पता है कि ऐड करने के लिए, माइनस साइन जो होता है लेस करने के लिए होता है। यूज़ द प्लस साइन इन फ्रंट ऑफ अ कीवर्ड टू इंक्लूड इट इन द सर्च रिजल्ट, यानी किसी भी कीवर्ड के आगे अगर हम प्लस का साइन लगाते हैं तो उसका मतलब क्या है कि हम उसे सर्च रिजल्ट में ऐड करना चाह रहे हैं। एंड द माइनस साइन टू एक्सक्लूड इट फ्रॉम द सर्च रिजल्ट। एंड माइनस साइन क्या होता है कि उस कीवर्ड को हम क्या करते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, उस कीवर्ड को हम एक्सक्लूड करना चाहते हैं अपने सर्च रिजल्ट से। फॉर एग्जाम्पल प्लस रेसिपी प्लस चॉकलेट माइनस शेक, मतलब कि हमें कोई रेसिपी चाहिए जिसमें कि चॉकलेट हो, लेकिन वो जो रेसिपी है वो शेक नहीं होनी चाहिए, यानी चॉकलेट भी हो सकती है ओनली, उसमें चॉकलेट का यूज़ हो लेकिन उसमें वो शेक नहीं होना चाहिए। माइनस का मतलब कि उसमें शेक इंक्लूड नहीं होना चाहिए। कोई भी रेसिपी जो चॉकलेट से बनी हो, ठीक है, लाइक चॉकलेट केक भी हो सकता है, चॉकलेट पेस्ट्री भी हो सकती है, ठीक है, और कोई रेसिपी जो कि चॉकलेट से बनी हो, लेकिन वो है जो रेसिपी है उसमें शेक को एक्सक्लूड कर दिया गया है कि कोई भी रेसिपी जो चॉकलेट से बनी हो वो हो, लेकिन उस रेसिपी में शेक नहीं होना चाहिए, शेक की रेसिपी को एक्सक्लूड कर दिया है। बाकी कोई भी रेसिपी जो कि चॉकलेट से बनी है वो इसमें इंक्लूड होगा, यानी इंक्लूड क्या किया है, प्लस साइन किया रेसिपी को प्लस चॉकलेट को, और इसमें एक्सक्लूड कर दिया है शेक को। तो आज के लिए इतना ही क्लास, थैंक यू।